हाँ जी, राम राम, नमस्कार जी। मैं आपका अपना मनीष और आज आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम मिलने आए हैं मिस्टर गोपाल सिंह जी से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक इमर्जिंग बिजनेसमैन है और एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बिजनेस से कुछ दाव पेच सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग एज में रेसलिंग भी की हुई है। तो उनसे मिलते हैं और उनसे करते हैं ढेर सारी बातें और उनसे जानते हैं कुछ बिजनेस की ट्रिक्स। हाँ जी, गोपाल सिंह जी, आपका मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो यह है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर रेंटल का बिजनेस है। हमारी कंपनी का नाम रेंट जियो है। ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है और मैं गोपाल सिंह इस कंपनी का ओनर हूँ। ओके सर, आपने इस बिजनेस को कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? हमने इस कंपनी को ऑफलाइन तो 2006 में स्टार्ट कर दिया था और रेंट जियो नाम का जो पोर्टल है हमारा, ये हमने 2017 में लॉन्च किया था। ओके सर, आप हमें ये बताएं कि आपने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया? मैं सन 2005 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास आउट हुआ। गुड़गांव में आने के बाद मैं हिसार यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी का नाम होता था, उसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास आउट हुआ था। उसके बाद मैं जब गुड़गांव वापस आया तो मैंने देखा है गुड़गांव जो थी रियल इस्टेट की बहुत बूमिंग मार्केट थी उस टाइम। काफ़ी यहाँ पे रियल इस्टेट का बहुत बढ़ चढ़ के और काम चल रहा था। तो मैंने एज ए रियल इस्टेट कंसल्टेंट, एज ए रियल इस्टेट ब्रोकर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। हमारे पास MNC से कंसल्टेंट वगैरह जो थे, कंपनी से जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे कंपनी में जॉब करने वाले, बैचलर्स, बॉयज़, गर्ल्स, फैमिलीज़, ये हमारे पास आती थी। तो इन लोगों को हम समान रेंट पे हमने प्रोवाइड शुरू किया। सपोज अगर आप आए हो गुड़गांव में, कोई 2 महीने के लिए आया, कोई 4 महीने के लिए आया, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल भर के लिए आया है, तो उनको हम लोग घर भी रेंट पे प्रोवाइड करवाते थे और साथ साथ में हम उनको सामान भी रेंट पे प्रोवाइड करते थे। मैंने 2006 में ये बिज़नेस स्टार्ट किया। जिस टाइम उस टाइम गुड़गांव में मैं सिर्फ अकेला बंदा था जिसने मैंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे इसको करते करते और आज 2021 आ गया है। मुझे 16 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है। ऑनलाइन हमने इसको 2017 में किया, जो हमारी कंपनी है जिसका नाम रेंट जियो। हाँ जी। रेंट जियो पे आप जाओगे तो आप वहाँ पे आपको दुनिया भर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, जो भी आपको हाउस होल्ड आइटम चाहिए, सोफ़ा चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बेड चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, या कोई भी आपको घर का जो भी सामान आपके यूज़ का है, आपको रेंट पे वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा आपका बिजनेस। आपने बहुत ही एक सोल्यूशन सोचा, आपने थोड़ा सोचा बिजनेस को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। सर, मैं एक सवाल और आपसे ये पूछता हूँ कि आपका स्ट्रगल क्या रहा इस बिजनेस में? स्ट्रगल ये था कि भाई जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। मैं 2005 में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास आउट हुआ। फैमिली ने यही उम्मीद रखी कि भाई ये भी अच्छी तरह से नौकरी करे, कहीं पे MNC में नौकरी मिल जाए इसको, या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करे और उस फील्ड में चला जाए। लेकिन मेरा बिजनेस, मेरा जो मन था, मेरा मन एज ए रियल इस्टेट ब्रोकर में था, क्योंकि उस टाइम 2005-06 में गुड़गांव में प्रॉपर्टी की मार्केट बूम पे थी। लोग, हर कोई गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। तो मेरा मन ये था कि मैं खुद का अपना ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो मैंने वो डिग्री को तो साइड में रख दिया कि भाई डिग्री मेरे किसी काम की तो है नहीं। तो डिग्री तो एज ए कहते हैं ना कि भाई वो 2005 तक ही रही है हमारे पास। लेकिन 2005 के बाद फिर स्ट्रगल शुरू हो गई हमारी। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा था नहीं मेरे पास। मैंने बाहर मार्केट से बहुत पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा लिया, इंटरेस्ट पे लिया, बैंकों से लोन लिया, और उस पैसे को जैसे जो डील होती थी, सपोज किसी को घर रेंट पे दिलवाया हमने, किसी को सामान रेंट पे दे रहे हैं तो वहाँ से रेंट आ रहा है हमारे पास, मकान रेंट पे दिलवाया तो वहाँ से कुछ कमीशन आ रहा है हमारे पास, कुछ हमने मार्केट से पैसा उठाया। मार्केट से पैसा उठाने के बाद एज इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के तो कोई पैसा मिलता नहीं कहीं से भी, तो बहुत हैवी ब्याज, बहुत हैवी इंटरेस्ट हमने पे किया है लोगों को। उस पैसे को हमने बिजनेस में लगाया। फिर उस बिजनेस से फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते और मैंने इस बिज़नेस को यहाँ तक लेके आया हूँ मैं इसको। बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है आपने इस बिजनेस में। मतलब फैमिली फिर सपोर्ट करती थी जब आपने उनको बिना बताए किया ये सब, या फिर बता के किया? फैमिली को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता है सन 2008-09 के आसपास इनको पता चला, जब इस बिज़नेस को मैंने 2.5-3 साल चला लिया, तब उनको पता चला कि ये नौकरी नहीं करेगा
और इसका मन बिजनेस में ही है और ये बिजनेस ही करेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब से थे स्टार्टिंग से। हमारा बैकग्राउंड जो है गवर्नमेंट जॉब का रहा है। भाई हो गए, बहन हो गए, पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा हो गए, ताऊ जी हो गए, जो भी फैमिली के थे सब गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। वो उनको ये लगता था बिजनेस जो है ये रिस्की बिजनेस है और इसके अंदर अगर ये बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो ये भविष्य में करेगा क्या। लेकिन मैंने उस चीज़ की चिंता नहीं करी। मैंने कहा भाई मैंने करना है तो बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिस्क उठा लिया था, पैसा मार्केट से उठाने लग गए थे हम पैसा। लेकिन लोगों का फेथ था हमारे ऊपर भी, ये काम कर रहा है, मेहनती है, काम कर रहा है, पैसे हमारे टाइम पे वापस दे रहा है। तो लोगों ने भी पैसा देना स्टार्ट किया हमारे को। हम उसके बदले उनको ब्याज देते थे, इंटरेस्ट देते थे। तो फैमिली का तो इसके अंदर मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं है। मैं अपनी फैमिली को इस बिज़नेस से बिल्कुल दूर रखता हूँ और मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरी फैमिली ने मेरे को इस बिज़नेस में सपोर्ट किया है। आपने रिस्क उठाया, मतलब मैंने एक रिस्क उठाया था। वो रिस्क मेरा इतना बड़े लेवल पे था कि अगर मैं इसमें हट जाता, पीछे हट जाता, तो शायद ना तो मैं नौकरी कर पाता और ना ही मैं बिज़नेस को लेकिन रिस्क उठाया। तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। हमारे जो यार दोस्त थे जिनसे हमने पैसा लिया, फाइनेंसर थे, उन्होंने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने पैसा दिया हमारे को और हमने इस बिज़नेस को 1 से 2 करते करते बढ़ते चले गए। तो मतलब आपने सिर्फ एक ही प्लान रखा लाइफ में, प्लान बी चूज ही नहीं किया? नहीं, कोई प्लान बी नहीं था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक था कि मेरे को बिजनेस करना है और ये बिजनेस को इतने लेवल तक लेके जाना है। जब फोकस बिल्कुल आदमी का सीधा होगा, विजन बिल्कुल क्लियर है कि भाई करना यही है, अब राइट देखना नहीं, लेफ्ट देखना नहीं, पीछे देखना नहीं, कुछ नहीं देखना, अपना बिजनेस के अंदर करते जाओ। बहुत 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 ही अच्छी बात कही आपने। सर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने उस टफ टाइम से क्या लर्निंग्स क्या लिया आपने, जो ये रिस्क उठाया, जो ये बिजनेस किया, सेल्फ मेड, जो आपने इतनी मेहनत की, इससे सीखा क्या आपने? मतलब क्या मेन लर्निंग क्या थी आपकी? मेन लर्निंग उस टाइम पीरियड से आज तक में हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है और जब ये सोच लिया कि भाई जब करना एक ही चीज़ है, ना राइट ना लेफ्ट है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमने जो टारगेट रखे हैं उन टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हमने वो करना चाहिए। उसके अंदर काफ़ी सेक्रीफाइसेज होती हैं, फैमिली का भी सेक्रीफाइसेज होता है, फ्रेंड सर्कल भी छूट जाता है, फाइनेंशियली भी आदमी उस टाइम कमज़ोर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो यही है कि भाई अपना स्टे फोकस्ड। कोई आप फेलियर बताएं हमें लाइफ का, कि आपकी लाइफ में बिजनेस के टाइम कोई फेलियर आया हो, उससे कैसे रिकवर किया आपने? कोई ऐसा कोई टाइम था लाइफ में बिजनेस में कोई बिजनेस में फेलियर? तो खैर मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मेरी सोच नहीं रही। मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचता हूँ बिजनेस के बारे में कभी भी। मेरा एक ही सिद्धांत है बिजनेस का कि मैं जो करने लग रहा हूँ मैं अपनी तरफ से अपने कस्टमर्स को बेस्ट दूँ। फेलियर होएगा ही नहीं। फेलियर का मैं सोचता ही नहीं हूँ, नेगेटिव नहीं सोचता मैं कभी भी। मैंने अपने काम को स्टार्ट करते हुए ना कभी सोची थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और ना ही मैंने कभी उम्मीद लगाई थी कि भाई मैं 1 के बाद 2 के बाद 3 तक यहाँ तक पहुँचूँगा। मैं तो जैसे जैसे टाइम आता रहा, जैसे जैसे कस्टमर्स आते गए, वैसे वैसे अपना काम को बढ़ाता गया और अपनी सर्विसेज को जो है टाइमली उसको मैं अच्छे कैसे किया जाए, उस सर्विसेज को कैसे अप टू डेट किया जाए, ताकि वक्त के साथ साथ आदमी की ज़रूरतें भी चेंज होती हैं। सपोज इसमें एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। हम लोग आज से 15 साल पहले टीवी चलाते थे। हाँ जी। धीरे धीरे वक्त आया, टीवी से चेंज हो गया सिस्टम। आज तो कोई टीवी नहीं देख रहा, अब तो सबको एलईडी चाहिए, एलसीडी चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए। अगर मैं उस टीवी पे ही रहता तो क्या मैं एलसीडी एलईडी तक पहुंच पाता? नहीं सर। तो बिजनेस को हमने अपग्रेड किया इसको। और सर आजकल तो फोन आ गए हैं। अब तो फोन आ गए हैं भाई, अब तो सब इंटरनेट फैसिलिटी। पहले तो एक चैनल होता था, देखने वाले 40-50 जने होते थे। आज चैनल 40-50 से भी ज्यादा हैं और देखने वाला एक है। तो वक्त के साथ साथ अपनी सर्विसेज को भी अपग्रेड किया हमने। बिल्कुल चेंज किया, चेंज होते रहना चाहिए लाइफ भाई। हम पहले एक गद्दा देते थे, सब मैट्रेस होता है बेड के साथ जो हम देते हैं रेंट पे, वो एक छोटा सा कॉटन का मैट्रेस आता था, उस टाइम 400 रुपये का आता था हमारा। आज हमारे पास मैट्रेस की क्वालिटी 2500 रुपये का एक मैट्रेस है हमारा। तो वो क्वालिटी हमने उसको अपग्रेड किया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हम कस्टमर को रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं बदलेंगे अपने बिजनेस को, तो हमारा बिजनेस क्रैश कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ पे मेरे आपसे पूछना है कि आप जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो 16-17 साल के बच्चे हैं, जो 18 साल के हैं या 25-30 साल के, 30 साल के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइफ में रिस्क उठाने से पीछे हटते हैं।
वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है, वही जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब वाला ही माइंडसेट है उनका कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जैसे अपने ज़्यादातर हरियाणा पंजाब की, हरियाणा में तो कुछ खासकर ज़्यादा ऐसा ही है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, रिस्क नहीं उठाना चाहते। छोटा बिजनेस, और बिजनेस भी अगर करने लगते हैं तो वही फिर कोई छोटा सा स्टार्टअप करते हैं, करते भी नहीं है कई, और जो करते हैं फिर वो कई फेल हो जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई जो नई उम्र के जो बच्चे हैं ना, अभी जैसे आपने बताया 20 साल की उम्र के हैं, 22, 25, 30 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ उनको यही बात कहूँगा कि भाई शॉर्टकट ना ढूंढे बिजनेस में जाने के लिए। अगर आपका गोल फिक्स है ना, आपका टारगेट फिक्स है, तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगो, लेकिन उसके पीछे शॉर्टकट मत ढूंढो। शॉर्टकट का मतलब होता है कि किसी को पैसे दे के यूट्यूब पे अपने वीडियो बनवा दिए, या रिव्यूज डलवा दिए, या आपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं समझा। कस्टमर आपको कोई किसी सर्विसेज के बारे में अगर आपको कह रहा है कि भाई आपको ये सर्विसेज चेंज करनी चाहिए, तो आपने उसको साइड लाइन कर दिया, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, तो वो शॉर्टकट नहीं चलेगा बिजनेस के अंदर। अगर आपको बिजनेस करना है और कम उम्र है तो आप उसके पीछे बस लग जाओ, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है। फाइनेंशियली अगर आपको कमज़ोर हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने किसी ऐसे बंदे से कॉन्टैक्ट बनाओ जो आपके ऊपर भरोसा करे, जो आपके बिजनेस के ऊपर भरोसा दिखाए। अपने बिजनेस को बेचो मत, बैंक से मदद लो आप, बैंक आपकी सारी चीज़ों को देगा। आजकल गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ दे रही है नए नए इमर्जिंग बिजनेसमैन को, नए नए इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स को, आप उनसे मदद लो, लेकिन आप शॉर्टकट मत ढूंढो किसी भी चीज़ का। व्यापार के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपनी सर्विसेज को अप टू डेट करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं तो 8 या 7 साल के अंदर बिजनेस खत्म, और ना आप आगे जा पाओगे ना आप पीछे जा पाओगे। फिर मतलब जी तोड़ मेहनत करें और बेसिक से स्टार्ट करें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें 1 by 1 करो, उसको ज़्यादा मत भागो, एकदम पैशन के साथ ज़्यादा पैशन, अपनी हिम्मत पूरी रखो, पैशन रखो, अपना जो कोई काम करने का जो आपका एक फोकस है, जो आपके अंदर लगन है, उसको मत खराब करो। बिल्कुल सर एक क्वेश्चन और मेरा जो आपसे पूछने का मन कर रहा है वो ये है कि अगर आपकी तरह ही किसी को अगर ऐसे ही कोई रेंट पे बिजनेस, यही जैसे आप कर रहे हो ऐसा ही कोई बिजनेस करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है कोई भी पर्सन, कोई भी? देखो, ये ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, इस टाइम ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इसका एक तरीका ये है कि इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे हमने 2017 में, हमारी जो रेंट जो नाम की कंपनी है, इसको हमने 2017 में ऑनलाइन इसको लॉन्च किया था। हमने लॉन्च भी ऐसे किया कि हमारे कुछ कस्टमर्स थे जो IIT IIM वगैरह से पास आउट थे, तो हमारे गुडविल थी उनके साथ कि भाई हमारे कस्टमर थे लेकिन अच्छा व्यवहार था उनके साथ, तो हमारे को उन्होंने खुद के ये कंपनी बना के दे दी। हमने कहा कि भाई हम तो इसको ऑफलाइन किया, हमने तो भाई 12-13 साल तक, 2006 से लेके 2017 तक इसको ऑफलाइन किया हमने। कस्टमर्स के साथ जो भी हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शन थे वो एज ए रियल इस्टेट ब्रोकर थे सिर्फ, लेकिन ऑनलाइन तो हमारे को कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा कि इसको हम ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन आप कोई भी काम कर रहे हो बिजनेस का, उसको ऑनलाइन पोर्टल बनाइए। पहले तो ऑनलाइन पोर्टल में आप जितना कस्टमर को उसके बारे में, चीज़ों के बारे में बता सकते हो, उतना कस्टमर को समझाओ। अगर आपकी सर्विसेज, आपके सिस्टम को कोई भी कस्टमर अपना घर बैठ के आसानी से ऑपरेट कर पा रहा है और उसको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, तो ऑनलाइन इसका सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज दूसरा इसका एक और तरीका जो ऑफलाइन जो हमने किया 12-13 साल, वो ये है कि आप मार्केट में जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं, अच्छे ब्रोकर्स का मतलब है कि वे ब्रोकर्स नहीं जो आपको भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं और किसी और को भी सर्विस दे रहे हैं सेम बिजनेस के अंदर। तो अच्छे ब्रोकर्स का मतलब है कि आपके फेथफुल ब्रोकर्स, आप सिर्फ उनके साथ कॉन्टैक्ट करो। चाहे एरिया के अंदर सपोज में 5 ब्रोकर ही है, लेकिन आप 5 ब्रोकर से ही अपना कॉन्टैक्ट बनाओ। इसी तरीके से सपोज अगर आप एक सिटी के अंदर करना चाह रहे हो, तो एक सिटी के अंदर आप कम से कम नहीं तो 50 ब्रोकरों के साथ अपना टाई अप कर लो। उनको अपनी सर्विसेज के बारे में समझाओ, आप उनको सर्विसेज दो, वो आपके पास कस्टमर्स लेके आएंगे। ये 2 तरीके हैं इसके। ऑनलाइन का तरीका वेब पोर्टल के जरिए है, वेबसाइट बना के है, वेब एप्लीकेशन बना के है। ऑफलाइन का तरीका है ब्रोकर्स के साथ कॉन्टैक्ट करके। ब्रोकर्स के पास पार्टी आएंगी, पार्टी ब्रोकर के पास जाने के बाद ब्रोकर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तब इस बिजनेस को आप इस तरीके से लेके जा सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इसमें, मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है? भाई हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया
मैंने बताया कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम इस बिज़नेस के अंदर। मैंने सिर्फ 15,000 रुपये बाहर मार्केट से एज ए इंटरेस्ट उठाया था 2006 में। 2006 में 15,000 रुपये से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। और एक टाइम पे लॉकडाउन से पहले 2020 से लॉकडाउन से पहले मेरा गुड़गांव के अंदर 1400 1450 घरों में सामान होता था। मेरा इसके अंदर कोई पार्टनर नहीं है, मैंने खुद इस बिज़नेस को खड़ा किया है। 24 घंटे में से 20-20 घंटे हमने इसमें काम किया है और कंसिस्टेंट बेसिस पे किया है। ये नहीं कि हमने 3 दिन काम किया 3 दिन हमने छुट्टी कर ली, ऐसा नहीं किया कभी भी। शायद ही कोई छुट्टी हमने कभी करी हो। तो इसको स्टार्ट करने के लिए भाई यही है कि आपको फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ही तरीके हैं इसके अंदर कोई ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। आपके लिंक अच्छे होने चाहिए, मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं कहूँ तो 50-60 हज़ार में आज की डेट में इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। 50,000 रुपये में आराम से इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है। ओके, और फिर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी कि मंथली बेसिस पे अगर कोई खर्चा बताया जाए तो मतलब ये तो वन टाइम है। मंथली बेसिस पे ये है कि अगर आपका जो भी सपोज जो हमारा काम है इसमें जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कई बार बढ़ जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब हो गया कि भाई सपोज किसी को हमने फ्रिज दिया है, किसी को हमने वॉशिंग मशीन दी है, किसी को हमने आरओ रेंट पे दिया है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ खराब आ गया, खराबी हो गई, तो उसके लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए। हाँ जी। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक टेक्नीशियन, एक कोई भी टेक्नीशियन आप एक अपना हायर कर लो, परमानेंट बेसिस पे सैलरी पे उसको रख लो। तो एक तो ये तरीका अगर आपके पास पैसे हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वहाँ के लोकल जितने भी टेक्नीशियन हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लो कि भाई अगर मेरे सपोज वॉशिंग मशीन में कोई दिक्कत आ गई तो मैं तेरे को एड्रेस दे दूंगा और तू वॉशिंग मशीन मेरी ठीक करके आ जा। ओके, एक इसका ये तरीका है। तो इसमें फिर आपकी लागत भी ज़्यादा नहीं है, आपको एक फिक्स है कि भाई सैलरी नहीं देनी। अगर आपकी कोई कंप्लेन आती है तो आप उसको कंप्लेन के हिसाब से पैसे दे दो। कंप्लेन में उसमें मिनिमम कॉस्टिंग पे आपका सामान ठीक हो जाएगा। कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो, ये मिनिमम बेसिस के ऊपर है। मतलब अगर सपोज एक वॉशिंग मशीन खराब होगी तो वॉशिंग मशीन 400 रुपये में आपकी ठीक हो जाएगी। मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इतना नहीं है, नॉर्मल है। दूसरा इसके अंदर एक्सपेंडिचर, एक तो मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर ये मेंटेनेंस कॉस्ट इसका खर्चा आता है। दूसरा खर्चा आता है इसमें लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक में भाई सपोज सामान हमारे को यहाँ से दूसरी जगह लेके जाना है तो मैं एज ए 16 साल मैंने काम करने के बाद मेरे पास तो अपनी सारी फैसिलिटीज़ है। अपना ट्रांसपोर्ट का खुद का ही काम है मेरा, तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ भी है मेरी, तो अपनी टेक्नीशियन भी मैंने अपने रख रखे हैं और वेयर हाउस गोडाउन वगैरह भी हमने अपने रखे हुए हैं। 16 साल काम करने के बाद हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। हाँ जी। लेकिन कोई नया बिजनेसमैन है, इमर्जिंग है, कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको तो लोकल मार्केट में ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए टेम्पो वालों से बात करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के जो बंदे होते हैं, जो लड़के जो काम करते हैं टेक्नीशियन, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। 2 कॉस्टिंग तो ये होगी, एक मैंने बता दिया मेंटेनेंस की, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया, लॉजिस्टिक का जो खर्चा आता है। तीसरा इसके अंदर ये होता है कि भाई अब जैसे हम हैं, हमने इतने साल काम करने के बाद हमारे पास इतना सामान हो गया, इतना स्टॉक हो गया है कि हमें वेयर हाउस चाहिए ही चाहिए। तो हमने अपने वेयर हाउसेज वगैरह सब रेंट पे ले रखे हैं। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको इतने बड़े वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। ये कस्टमर टू कस्टमर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। भाई एक बुकिंग आई है आपके पास तो आप एक बुकिंग को पूरा करो, 2 बुकिंग आई तो 2, एक साथ में इतना एक्सपेंडिचर मत आपका नहीं लगेगा, एक साथ में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। इनकम के हिसाब से इसमें इनकम के हिसाब से, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा कि इनकम के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। सपोज आपके पास 10 कस्टमर आ गए, आपने 10 ही लोगों को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है। आप 50 लोगों की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट मत खराब करो, पूंजी मत खराब करो। कहने का मतलब ये हो गया कि नया लड़का अगर कोई काम करना चाह रहा है, यही नया स्टार्टअप कोई करना चाह रहा है, इसके अंदर इतनी पूंजी लगा के मत बैठो कि मैंने 1 करोड़ रुपया लगा दिया और अब मैं मार्केट को कैप्चर कर लूंगा। ये वो बिजनेस नहीं है, गुडविल का बिजनेस है। ये गुडविल का बिजनेस है और ये कस्टमर टू कस्टमर का बिजनेस है। आपके पास अगर इतना पैसा है तो यूं समझ लो कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट खराब कर दी। सपोज आप 20 फ्रिज लेके आ गए, 20 फ्रिज तो लेके आ गए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई एसी की, आपने पूंजी खराब कर दी अपनी फ्रिज में और आपकी बुकिंग आई हुई है एसी की, तो उन फ्रिजों का क्या करोगे? आपका कस्टमर तो गया, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं वेस्ट करनी इसके अंदर।
डिमांड के हिसाब से डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई करनी है। हम लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते थे उस टाइम, हाँ जी। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। डिमांड और सप्लाई का कर्व होता था, जैसे जैसे डिमांड आ रही वैसे वैसे सप्लाई करो आप। हाँ जी। डिमांड अगर ज्यादा है तभी सप्लाई करो आप, एक साथ में इन्वेस्टमेंट मत करो। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट करो आप, कस्टमर टू कस्टमर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और मन में आ रहा है कि पूछ लूँ आपसे कि क्या फैमिली अब खुश है इस काम से, सपोर्ट कर रही है अब? हाँ, फैमिली इस टाइम बहुत खुश है और फैमिली अब काफ़ी सपोर्टिव भी है। और उनका जो डिसीजन था उस टाइम के अनुसार उनका डिसीजन बहुत सही था कि भाई नौकरी करे, अपना बिजनेस में ना जाए। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी फैमिली है, अपने बच्चों के लिए गलत तो सोचेगी नहीं। वो यही सोचेगा कि उनका बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। उनको ये लगता था कि भाई जॉब में सिक्योर है। कोई भी अगर एज ए पेरेंट मैं हूँ, मेरा भी एक बेटा है, तो मैं भी चाहूँगा कि उसका भविष्य सिक्योर रहे और वो इतना बड़ा रिस्क ना उठाए कि कल को उसका फ्यूचर खराब हो जाए। तो आज जो है वो बहुत सपोर्टिव भी है, आज वो बहुत खुश हैं। आज वो अगर मैं उनको एक चीज़ के लिए बोलता हूँ तो आज वो 2 चीज़ों में देने को तैयार है। तो आज सब कुछ ठीक है, क्योंकि इतना टाइम निकल गया, हमने 16 साल निकाल दिए इस बिज़नेस के अंदर। मतलब आप यही कहना चाहते हैं लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लें, और अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो फिर भी आप उसको मतलब करें। बिजनेस को अगर आपके मन में कोई है अगर ऐसा स्टार्टअप, तो उसको अप्लाई ज़रूर करें। देखो, पेरेंट्स भी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स को कन्विंस करना, पेरेंट्स को समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपा के और करने की कोशिश कर रहे हो और कल को पेरेंट्स को अगर ये चीज़ें पता चलती है तो उनको भी थोड़ा हर्ट होता है कि भाई ये हमारे को बताता नहीं कुछ भी, हमारी को बताती नहीं और हमारे पीछे से करने लग रहे हैं। तो वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सपोज एज ए मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने जब अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे को यही चीज़ करनी है, और मैं 16 साल काम करने के बाद आज भी यही कह रहा हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में करना यही है। इसके अलावा मेरे पास ना तो कुछ है और ना ही मैं कुछ कर सकता। क्योंकि 16 साल अपनी लाइफ के, अब मेरी उम्र मान लो 38 साल उम्र हुई है, तो मैंने 22 साल की उम्र में ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो 16 साल मैंने अपनी उम्र के दे दिए इसमें, तो मेरे पास अब ना तो और कुछ है ना ही मुझे इसके अलावा कुछ आता। तो मेरा फोकस अब यही होना है, टारगेट मेरा यही है कि मैं यही करना है। इसी के अंदर रास्ते निकलते जाएंगे। जैसे कि हमने जब काम स्टार्ट किया तो हम एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर काम करते थे, फिर हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर रेंटिंग का बिजनेस भी ऐड कर दिया। उसके साथ साथ फिर मैंने अपना ट्रांसपोर्ट का भी ऐड कर दिया। सपोज कोई हमारे पास आ रहा है, उसको मूविंग करानी है, शिफ्टिंग कराना अपना सामान, भाई हम हमारे से सामान भी रेंट पे ले लिया उसने, या मान लो किसी को रेंट पे सामान नहीं चाहिए, उसके पास अपना खुद का सामान है, तो हमारे पास अपना ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी है, हमारे पास अपने टेम्पो गाड़ियां भी हैं। भाई हमारा सामान नहीं ले रहा तो हमारे से गाड़ी तो ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रास्ते खुल जाते हैं, एक से रास्ता दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन आप ये देखो कि आपका लाइन क्या है। लाइन रियल एस्टेट की लाइन है, रियल एस्टेट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए भाई अगर आपका टारगेट सही है ना और फोकस हो आप, तो कोई भी काम कर सकते हो आप। किसी भी बिजनेस में जाओ, किसी भी गेम में जाओ, कहीं जाओ, बस जो है उसके पीछे लग जाओ। आप यही कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, पागलों की तरह लग जाओ। हाँ, उसमें लग जाओ और भूल जाओ कि राइट और लेफ्ट क्या है, पब्लिक कौन आपके सपोर्ट में है, कौन आपको सही कह रहा है, कौन आपको गलत कह रहा है। आज हम भी ऑनलाइन काम करने लग रहे हैं, हमारे पास भी फेसबुक पे, गूगल पे अगर डालोगे तो रिव्यूज हमारे आपको पता चल जाएंगे। उसमें अच्छे रिव्यू डालने वाले भी हैं, बेकार रिव्यू डालने वाले भी। लेकिन मैंने आज जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं नेगेटिव के बारे में नहीं सोचता कभी भी। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, भाई मेरी सर्विसेज है, मेरी सर्विसेज बेस्ट होनी चाहिए। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमारे को ये कहते थे कि कोई भी काम करो उसमें बेस्ट दो अपना। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या आप जॉब में भी हो, या फिर आप एक स्टार्टिंग करने वाला स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, आप अपना उसके अंदर बेस्ट दो। अगर आप अपने बेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब कमी आपके अंदर है। तो ज्यादा नेगेटिव के बारे में मत सोचो। नेगेटिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉजिटिव है। आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आप अपने माइंड से डाइवर्ट हो जाओगे, अपने टारगेट से भटक जाओगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। नेगेटिव कुछ नहीं होता, मतलब सिचुएशन होते हैं वो हमारे ऊपर, हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। किसी के लिए वो अच्छी है, किसी के लिए वो बुरी है, वो हमारा नजरिया है। भाई ये हमने जब काम स्टार्ट किया था, क्या हमें ये पता था कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे? हमें नहीं पता था, लेकिन हमारा टारगेट था, लेकिन एक सपना था। हाँ, मैंने एक चीज सोची हुई थी कि मैंने ये चीज करनी है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने आगे भी ये चीज करनी है, और बड़े लेवल पे लेके जाना है इसको। अब पहले पैसा नहीं था, सपोज फाइनेंशियली कमजोर थे, 16 साल में काम करने के बाद हम इस लेवल पे बैठे हैं कि आज हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है।
अगर हमारे को जरूरत पड़ती है तो आज सिर्फ बैंक के पास चले जाएंगे, बैंक को हम ईएमआई भरेंगे, बैंक को लोन हम उतार देंगे। उसका क्या जरूरत है हमारे को बाहर मार्केट से पैसे उठाने की, ज़्यादा ईएमआई हमने देने की क्या जरूरत है बाहर। हम बैंक से, बैंक हमारे को फैसिलिटी दे रहा है ना, बैंक इसीलिए तो है। बिल्कुल। तो हम बैंक के पास जाएंगे। बाहर हमने यार दोस्तों से जिनसे सपोर्ट लिया था उनका हम आज भी कहते हैं कि भाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने हमारे उस टाइम पे हमारा सपोर्ट दिया। वो अलग सिचुएशन थी। आज सिचुएशन ये है कि भाई आज हम बैंक के पास जा सकते हैं। इसके बाद भविष्य में क्या सिचुएशन होगी वो भविष्य की चीजें हैं, ज्यादा नहीं सोचते उसके बारे में। करंट की जो सिचुएशन है, आज का जो व्यापार जो चल रहा है, अपने बिजनेस मॉडल को अपने टाइम के अनुसार अपडेट रखो, बस। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है बिजनेस को आगे लेके जाने का। सर, आप जिंदगी में जो आपने अर्श से फर्श का जो ये सफर तय किया, इसमें रोल मॉडल कौन रहा? मतलब किसको देख के आप इतना आगे बढ़े? कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली कि मैं इतना आगे जाऊँ, इतने बड़े सपने देखूँ और उन्हें पाऊँ और उन्हें अचीव करूँ? रोल मॉडल मेरा कभी कोई नहीं रहा है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैंने खुद ये बिजनेस स्टार्ट किया है। लाइफ में भी किसी और मतलब वैसे ही रहा हो? कोई भी नहीं है ऐसा? कोई भी नहीं। मैंने तो शुरू से ही बस मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत मानता था। सचिन तेंदुलकर को मैंने खूब देखा है, कहाँ से उसने स्टार्ट किया, कैसे उसने अपनी जर्नी को यहाँ से वहाँ तक लेके गया। वो भारत रत्न, हाँ जी, जाने भारत रत्न होने के बाद वो रिटायर हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। सचिन तेंदुलकर को हमने देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, धर्मेंद्र को। हम लोग हरियाणा से हैं तो धर्मेंद्र को बहुत मानते हैं हम लोग। वो बेचारा कहाँ से कहाँ तक गया। हाँ जी। तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता था कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वे लोग तो फिर हिंदुस्तान में सबका ही रोल मॉडल है। हाँ जी। तो एज ए रोल मॉडल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमें उनसे प्रेरणा जरूर मिली, हमें उनसे सीखने को जरूर मिला कि भाई ये लोग हैं बिल्कुल, जिन्होंने देश के लिए किया। जब हमारा वक्त आएगा हम भी देश के लिए हो सकता कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। देश समाज से, देश से बढ़ के तो कोई भी चीज नहीं है। आज बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देने लग रहे हैं, सब कुछ करने लग रहे हैं ना, सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी तो हमारे को फैसिलिटीज दे रही है। बिल्कुल। तो इसलिए देश के लिए भी, देश भी इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, आप सभी देख ही चुके हैं हमारे साथ जो हमारे मिस्टर श्री गोपाल सिंह जी थे, इन्होंने कितने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए, कितनी अच्छी नॉलेज दी। तो जो मेन कंक्लूजन जो मुझे लगता है वो ये है कि लाइफ में रिस्क लो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, रिस्क उठाओ और उसको अचीव करो। बस सपना होना चाहिए, पैशन के साथ उसको फॉलो करो, जो सपना है दिल और जान से। Am I right, सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैं इसमें एक दो चीजें और जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी, बोलो। भाई कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो। हाँ जी। कभी भी पैसे के पीछे मत भागो। अपना जो टारगेट है सिर्फ उस पर ध्यान रखो। बाहर पब्लिक ओपिनियन क्या है, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, ये सब कुछ नहीं है। बिजनेस जो है वो ग्रास लेवल पे ही स्टार्ट किया जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिटायर होगे, तो आपको खुद को महसूस होगा कि भाई मैंने कुछ किया है। तो आप शॉर्टकट के पीछे कभी मत जाना, मैं सिर्फ ये कहूँगा। सर, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आ गया मन में कि काफ़ी लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होता हम बिजनेस कौन सा करें, कैसे करें, क्या फील्ड चूज़ करें। तो उनको कुछ बताना चाहिए कि भाई अपना कैसे चूज़ करें, आप अपना बिजनेस या कोई भी फील्ड, किस फील्ड में जाना है। देखो, जब एज ए ग्रेजुएट कोई भी पास आउट होता है, बहुत यंग एज होती है उस टाइम, उसकी इतना नॉलेज नहीं होती है, उसको फील्ड की भी नहीं होती है, सोशल चीज़ों की भी नहीं होती है, ऑनलाइन भी नहीं होता है। तो ये समझो कि भाई आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, जैसे आपने कहा कि भाई कैसे पता चले कि भाई मैं क्या करूं। कुछ टाइम का पास आउट होने के बाद, जब आप ग्रेजुएट पास आउट हो जाते हो, वहाँ से निकलने के बाद आपको जो थोड़ा स्ट्रगल की जर्नी होती है ना 2-3 साल की, उसमें आपको पता चल जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। कोई नौकरी दे रहा है आपको, तो 2 महीने 3 महीने नौकरी करोगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार ये नौकरी मेरे काम की नहीं है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप 1 बार 2 बार फेल हो गए हो, फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करूँ, मैं खेल में जाना चाहता हूँ, खेल में भी आपको शुरू में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो 2-3 साल का टाइम तो इसमें देना पड़ेगा आपको। खुद 2-3 साल के टाइम के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में आप करना क्या चाह रहे हो। 2-3 साल तो ये लाइफ के जो है ना, ये बहुत क्रिटिकल फेज होता है पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद। तो इसमें 2-3 साल अपने आप को दो, स्ट्रगल करो, हर जगह घूमो, बाहर फील्ड में नॉलेज लो, सोशल
एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, खेलों के अंदर इन्वॉल्व हो, 2 या 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि आप किस लाइन के अंदर जाने लग रहे हो। और जितनी जल्दी आप ये अपने 2-3 साल स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा है। मतलब कोई ग्रेजुएशन करते करते भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग कर सकते हो आप, और 2-3 साल में ही आपकी जो भविष्य है वो उसी के अंदर डिसाइड होने वाला है। या तो बचपन से ही हो कोई ड्रीम, या फिर अगर ड्रीम नहीं है तो फिर 2-3 साल में आपको पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। बिल्कुल पता चल जाएगा। ओके, बाकी मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। अगर किसी को भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो वो हमारे मिस्टर श्री गोपाल सिंह जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी कुछ गाइडेंस चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सर का जो है पोर्टल है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी सर आपको थोड़ा और बता देंगे। सर का ऑफिस कहाँ पर है, आप विजिट भी कर सकते हैं सर के ऑफिस पर। आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, आप हमारे को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। रेंट जियो कीवर्ड के नाम से डालोगे, रेंट जियो डालोगे आप गूगल सर्च इंजन पे, तो उसमें आपके पास हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा। आपको उसमें हमारी गूगल लोकेशन भी मिल जाएगी, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब उस पर गूगल पे डले हुए हैं। और उसमें आप हमारे से रिलेटेड सर्विसेज, अगर सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, प्रॉपर्टीज़, रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई भी हेल्प, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे थोड़ा बिजनेस के उससे, तो आप क्या उनको भी थोड़ा गाइडेंस दे पाएंगे? हाँ, गाइडेंस के लिए भी कोई इशू नहीं है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं किसी भी वक्त किसी भी जगह पे मिल सकता हूँ, मेरे से कॉन्टैक्ट करके कोई भी आ सकता है। और मैं अपनी तरफ से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस जो किए हैं, जो एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं, वे एक्सपीरियंसेस शेयर ज़रूर करूँगा। और अगर उससे रिलेटेड कोई मेरे से हेल्प मांगना चाहता है तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।